इस चैप्टर के अंदर हमारा एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, टॉपिक है हमारा कोरोजन। हालांकि कोरोजन के बारे में आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा कोरोजन, और उसमें हमारा एक रेंसिडिटी था। 2 टॉपिक हम लोगों को पढ़ना पड़ता था पहले वाले चैप्टर में। हालांकि कोरोजन आपके लिए यहाँ पे एक नया टॉपिक नहीं है, इसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कोरोजन के बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा हुआ कोरोजन में। The phenomena due to which metals are slowly eaten away by the action of air, water and chemical present in the atmosphere is called corrosion. कोरोजन का सिंपल सा मतलब है कि इन्वायरमेंट में जो हवा, पानी और केमिकल प्रेजेंट है, इन तीनों के मदद से जब कोई मेटल हमारा धीरे धीरे ख़त्म होने लगे, सड़ने लगे, गलने लगे, एक तरीके से कह सकते हैं, तो वही हमारा कोरोजन कहलाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका है लोहा। यानी कि अच्छा, आपने कई बार गौर किया होगा कि हमारे घर का जो दरवाज़ा होता है खास करके, वो यदि हमारा पेंट नहीं किया रहता है तो आराम से उस पर धूप, हवा, पानी, केमिकल वेमिकल मिलता रहता है अपने आप, तो उसके ऊपर जंग लग जाता है। जंग लगने का मतलब है कि आपका मेटल धीरे धीरे क्या हो रहा है, खाया जा रहा है, खराब हो रहा है वो। ठीक है ना, तो वही हमारा कहलाता है कोरोजन। तो डेफिनेशन हमारा कोरोजन का ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, जैसे सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम। जो भी हमारे आर्टिकल, जो भी सामान सिल्वर के बने होते हैं ना, वो उसको यदि आप खुले इन्वायरमेंट में कुछ दिन के लिए रख देंगे तो आप देखेंगे कि वो हमारा ना ब्लैक हो जाता है। क्यों ब्लैक हुआ? आफ्टर सम टाइम एक्सपोज टू एयर, बिकॉज इट रिएक्ट्स विथ सल्फर इन द एयर टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। देखिए, कोई भी आर्टिकल, कोई भी सामान, कोई भी वस्तु, कोई भी सबस्टांस यदि सिल्वर का बना हुआ है, यदि आप उसको खुले इन्वायरमेंट में कुछ दिन के लिए रख देते हैं तो कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे काला पड़ने लगता है। काला पड़ने का मतलब यहाँ पे ये है कि वो सिल्वर का ऑब्जेक्ट क्या कर गया, इन्वायरमेंट में जो सल्फर प्रेजेंट है उसके साथ वो रिएक्ट किया और उसके ऊपर एक कोटिंग यानी कि एक परत जमा हो गया सिल्वर सल्फाइड का। इसके वजह से ही वो हमारा धीरे धीरे काला होने लगता है। और ये सल्फर हमारा इन्वायरमेंट में ऐसे भटकता रह रहा है गैस के रूप में। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है हमारा कॉपर आर्टिकल के बारे में। कॉपर आर्टिकल्स बिकम ग्रीन। जो हमारा कॉपर का बना हुआ रहता है सामान, वो हमारा यदि लगातार उसको कुछ दिनों तक बाहर में इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाए ऐसे ही खाली, तो कॉपर के आर्टिकल को आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे ग्रीन कलर का होने लगता है। क्यों होने लगता है? बिकॉज इट रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ कॉपर सल्फेट। क्यों? क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। वो कॉपर का आर्टिकल हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और उसके ऊपर एक कोटिंग लगा देगा, एक लेयर जमा हो जाएगा कॉपर सल्फेट का, जो कि देखने में किस कलर का होगा? ग्रीन कलर का होगा। इसीलिए आपको वो सामान ग्रीन दिखने लगता है। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल हमारा फिर आयरन का है। आयरन आर्टिकल्स बिकम ब्राउन। आयरन आर्टिकल, आयरन का कोई भी यानी कि लोहा का कोई सामान हो, उसको आप कुछ दिन बाहर में रखिए तो आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे ब्राउन होने लगता है कलर में, वो भी डार्क ब्राउन होने लगता है ना। क्यों? when exposed to air, because it reacts with air and water in the atmosphere। क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्वायरमेंट में जो हवा और पानी प्रेजेंट है उससे वो डेली रिएक्ट कर रहा है और इसके वजह से ही वो धीरे धीरे ब्राउन होने लगता है, यानी कि धीरे धीरे वो खराब होने लगता है बेसिकली। ठीक है ना। चलिए अब हमारा है यहाँ पे, अच्छा बहुत सारे बच्चे ना ये समझते हैं कि रस्टिंग और कोरोजन एक ही चीज़ है। नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ है। हाँ, यहाँ पे ये बात बहुत ज़रूर आप याद रखिएगा कि रस्टिंग जो है ना, कोरोजन का ही एक छोटा सा पार्ट है। तो रस्टिंग का मतलब क्या लिखा हुआ है? कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। मतलब कि यदि आयरन पे जंग लगना शुरू हो जाए, खास करके आयरन पे, तो हम लोग उसको रस्टिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कोरोजन और रस्टिंग का एक ही चीज़ है। नहीं, कोरोजन का सिंपल सा मतलब है किसी भी मेटल को जब धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाए, यानी कि कोरोजन का मतलब है किसी भी मेटल पे हवा, पानी, केमिकल का पड़ना और धीरे धीरे यदि वो खराब हो रहा है तो ये हमारा कोरोजन कहलाएगा। लेकिन इसमें पार्टिकुलरली केवल आयरन में ऐसा हो रहा है, यानी कि आयरन में जंग लग रहा है, तो ये हमारा केवल आयरन के ऊपर कहलाएगा रस्टिंग। कोई दिक्कत इसमें? तो वही हमने लिखा था, कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। तो जब केवल जंग किस पे लगे? आयरन पे लगे, तो वही हमारा रस्टिंग कहलाता है। तो यहाँ से आप ये भी समझ गए कि रस्टिंग भी हमारा एक छोटा सा पार्ट है किसका? कोरोजन का। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तो ये हमारा कोरोजन का टॉपिक हो गया। अच्छा, लेकिन यहाँ पे सवाल है कि कोरोजन को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ पे सवाल ऐसे भी आएगा कि रस्टिंग को कैसे रोकेंगे, या फिर
कोरोजन को कैसे रोकेंगे, दोनों के लिए आंसर आप सेम लिखिएगा, आप बगल में वहाँ पे लिख भी लीजिए नोट्स में, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन है, अब स्लैश दे के लिख लीजिए प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, दोनों में हमारा मेथड सेम लागू होता है, ठीक है ना। रस्टिंग बोले या फिर कोरोजन बोले, दोनों को रोकने का तरीका हमारा सेम होगा। हालांकि रस्टिंग अलग है, कोरोजन अलग है, याद रखिएगा इस बात को, लेकिन तरीका दोनों को रोकने का एक ही होता है। तो बगल में आप रस्टिंग भी लिख लीजिए, क्योंकि दोनों के बारे में पूछे तो दोनों में प्रोसेस आप सेम लिखिएगा। ओके, देखा जाए कैसे हम लोग कोरोजन को रोक सकते हैं, कैसे रस्टिंग को रोक सकते हैं, दोनों में मेथड सेम होगा, मेथड दोनों में सेम है, कहीं पे कोई भेदभाव नहीं है। पढ़ते हैं। सबसे पहला तरीका है कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, इसमें और क्या लिखा जा सकता है, रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। तो रस्टिंग कोरोजन दोनों हमारा साथ साथ चलता रहेगा। कोरोजन को सबसे पहला तरीका यहाँ पे रोकने का है पेंटिंग करके, मतलब कि यदि आप चाहते हैं कि कोई सामान हमारा है जिस पे जंग ना लगे, उसके ऊपर आप क्या कर दो, पेंटिंग कर दो। अच्छा, पेंटिंग का मतलब, पेंटिंग करता क्या है, पेंटिंग करता ये है ना कि उस सामान को इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट से बचा देता है, यानी कि उसके ऊपर एक आर्टिकल चढ़ा देता है, आर्टिकल नहीं सॉरी कोटिंग चढ़ा देता है। तो क्या कोटिंग क्या करता है, अंदर के सामान को इन्वायरमेंट से बचा के रखता है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यदि पेंट कर देते हैं अपने सामानों को तो उसमें जंग लगना थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है, कम नहीं बल्कि बहुत कम हो जाता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन अ कोट ऑफ पेंट इज अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन एयर एंड वाटर कैनॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। तो यदि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे पेंटिंग कर देते हैं तो हमारा उस पर एक कोटिंग जमा हो जाता है, एक लेयर जमा हो जाता है, जो लेयर करता क्या है, बाहर में जो हवा पानी है उसको अंदर वाले आर्टिकल जिस पे आपने पेंट चढ़ाया है उस अंदर वाले आर्टिकल से वो हवा पानी मिल नहीं पाता है, कॉन्टेक्ट में आ नहीं पाता, जिसके वजह से इसमें जंग भी नहीं लगता है। इससे क्या होगा, हैंड्स नो कोरोजन टेक्स प्लेस, इससे कोरोजन जरा सा भी टेक्स प्लेस नहीं होगा, यानी कि जंग नहीं लगेगा। तो पहला तरीका क्या होगा कोरोजन को रोकने का, पेंटिंग। दूसरा तरीका क्या है, कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल, ग्रीस या फिर ऑयल, इसका भी यदि आप इस्तेमाल कर देते हैं अपने आर्टिकल के ऊपर तो इससे भी जंग लगने का संभावना बहुत ही घट जाता है, ठीक है ना। देखा जाए इसमें क्या लिखा गया है, व्हेन सम ग्रीस और ऑयल इज अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन एयर एंड वाटर कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। देखिए, जिस तरीके से हमारा पेंट बिहेव करता है ना, उसी तरीके से हमारा ऑयल और ग्रीस भी बिहेव करता है, यानी कि ये भी क्या करता है कि लेयर ऊपर चढ़ा देता है और ये लेयर इन्वायरमेंट में जो हवा पानी प्रेजेंट है उस आर्टिकल से मिलने उसको नहीं देता है। अब जब मिलेगा ही नहीं तो क्या जंग लगेगा, नहीं लगेगा। तो हैंड्स नो कोरोजन टेक्स प्लेस। अच्छा, यहाँ पे सवाल है कि सर ज़्यादा दिन तक पेंटिंग टिकेगा या ऑयल या ग्रीस टिकेगा, जवाब है पेंटिंग टिकेगा, क्योंकि ग्रीस और ऑयल कितना दिन टिकेगा, नहीं टिकता ये ज़्यादा दिन, तो ज़्यादा दिन क्या टिकता है, पेंटिंग टिकता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि हर इंसान अपने आर्टिकल के ऊपर ग्रीस और ऑयल लगाने से ज़्यादा प्रीफर क्या करता है, पेंटिंग लगाना ज़्यादा प्रीफर करता है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तीसरा तरीका है गैल्वेनाइजेशन से, यानी कि कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन। अब ये गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, देखिए गैल्वेनाइजेशन का पहले डेफिनेशन आप देख लीजिए, बगल में लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ थीन लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। मतलब कि यदि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जिंक का एक लेयर जमा कर देते हैं पेंटिंग के रूप में तो वही हमारा गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास क्या है ना, चलो आप सपोज करो कि मेरे घर का जो दरवाज़ा है वो लोहा का है, ठीक है, चूँकि लोहा भी हमारा क्या होता है, एक आयरन है, सॉरी आयरन हमारा क्या एक मेटल है, उस मेटल के ऊपर यानी कि लोहा के ऊपर हम दूसरे मेटल का एक लेयर जमा कर दे रहे हैं, वो हमारा मेटल कौन सा है, जिंक है। तो जब हम लोग अपने एक मेटल को बचाने के लिए जिंक मेटल का उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं, वही हमारा कहलाता है प्रोसेस गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया, ये हो गया कि जब आप एक मेटल के ऊपर जिंक मेटल का लेयर चढ़ा देते हैं जंग से उसको बचाने के लिए, यही प्रोसेस हमारा कहलाता है गैल्वेनाइजेशन। अच्छा, गैल्वेनाइजेशन में ना कभी कभी सवाल ऐसा भी पूछता है कि गैल्वेनाइजेशन में आप कौन से मेटल का इस्तेमाल करते हैं, तो जिंक मेटल का इस्तेमाल करेंगे इसमें, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। गैल्वेनाइजेशन इज डन बाय डिपिंग एन ऑब्जेक्ट इन मोल्टेन जिंक मेटल। अच्छा, सवाल है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग गैल्वेनाइजेशन कैसे करते हैं। देखिए करते कैसे ना, बड़ा सिंपल है। आप क्या करो, बाल्टी में पहले आप जिंक मेटल को घोल दो, यहाँ पे मोल्टेन जिंक है, मोल्टेन जिंक का मतलब थोड़ा सा लिक्विड वाला आपका जिंक होना चाहिए,
जैसे हम लोग क्या करते हैं, घर को पेंटिंग करते हैं ना, उसी प्रकार से पहले आप बाल्टी में जिंक के मेटल को घोल दो, और जिस मेटल को आप बचाना चाहते हैं जंग लगने से, उस मेटल को उसमें डाल के बाहर निकाल दो। इससे क्या होगा, उसके ऊपर जिंक का एक लेयर चढ़ जाएगा, जिसके वजह से हैंड्स नो कोरोजन टेक्स प्लेस, इससे हमारा कोरोजन टेक्स प्लेस नहीं होगा। तो जिंक मेटल भी बेसिकली करता क्या है, एक लेयर ही चढ़ाने का काम करता है। ये कोई दिक्कत इसमें? तो ये हमारा हो गया गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन से भी हम लोग जंग लगने से बचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, डी नंबर में क्या है देखा जाए। कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय टीन प्लेटिंग एंड क्रोमियम प्लेटिंग। यहाँ पे दो प्रकार का प्लेटिंग हम लोग करते हैं, टीन और दूसरा हमारा प्लेटिंग। अब ये टीन और प्लेटिंग क्या है, चलो उसके बारे में भी देख लेते हैं। When a thin layer of tin metal, अच्छा यहाँ पे ना हमारा टीन जो है वो मेटल है, याद रखिएगा इस बात को, टीन भी हमारा मेटल है और क्रोमियम भी हमारा एक मेटल ही है। तो when a thin layer of tin metal and chromium metal is deposited on an object, then the object is protected from corrosion। यानी कि हम लोग यदि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर टीन मेटल का या फिर क्रोमियम मेटल का एक लेयर जमा कर देते हैं, एक बेसिकली लेयर डिपॉजिट कर देते हैं, इससे भी हमारा उसमें जंग लगने का संभावना घट जाता है। अच्छा, टीन का एग्जांपल आपको सबसे अच्छा बताएं हम, चदरा वो जो आपने देखा होगा, जो नया घर बनता है उसके ऊपर हम लोग जो उसको हम लोग अपने आम भाषा में उसको एल्बेस्टर भी कहते हैं, करकट भी हम लोग कह देते हैं उसको, है ना। वो ऊपर वाला जो स्टील कलर का दिखता है बेसिकली चमकीला, वो आपका टीन का एग्जाम्पल है। क्या उसमें जल्दी जंग लगता है? नहीं लगता है। मतलब कि टीन का जो आपका वो चदरा है, एल्बेस्टर जिसको हम लोग कहते हैं अपने आम भाषा में, उससे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे घर बने हुए हैं। बहुत सारा घर का जो छत है, ऊपर का जो ढलाई नहीं कह सकते उसको, बेसिकली वहाँ पे उसको जोड़ के रखता है, वो तो जल्दी जंग ही नहीं लगता। वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा टीन का है। अब समझाया आपको बात? चलिए, ये हो गया हमारा। और क्रोमियम का तो बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल आपको बताते हैं। क्रोमियम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका, आपने यदि आप कभी बड़े होटल में आप कभी रुके हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ के वॉशरूम में ना जो नल होता है बहुत ही चमकीला नल होता है, एकदम स्टील कलर का, बहुत चमकता है, मतलब इतना चमकीला होता है कि आपका चेहरा उसमें साफ दिख जाता है। एक्चुअली में उस नल के ऊपर क्रोमियम का प्लेटिंग लगाया हुआ है। उसको आप उखाड़ेंगे ना तो नीचे में आपको बिल्कुल एक आयरन का नल मिलेगा, जो कि आम नल होता है। तो वो नल बिल्कुल साधारण सा होता है, लेकिन उसके ऊपर क्रोमियम का प्लेटिंग करके उसको चमकदार बना देता है। और ये नल में ही नहीं बल्कि अब तो घर के अलग अलग डेकोरेटिव मटेरियल में भी ये चीज़ आने लगा है। आपने चीज़ बहुत देखा होगा ये चीज़, है ना। जैसे अब तो बहुत सारे चम्मच भी ऐसे आने लगे हैं। चम्मच इतना चमकीला होता है ना, उसमें आपका चेहरा दिख जाता है। वो क्रोमियम प्लेटिंग का ही बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्रोमियम का और टीन का प्लेटिंग करके मेटल को जंग लगने से बचा सकते हैं। तो हैंड्स नो कोरोजन टेक्स प्लेस, यदि आप ऐसा करते हैं तो कोरोजन टेक्स प्लेस नहीं होगा, जंग नहीं लगेगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर पांचवा रीजन है हमारा इसमें, कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अलॉइंग। ये अलॉइंग क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। हालांकि अलॉइंग के बारे में, यानी कि अलॉय के बारे में हम लोग पूरा आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप इसको समझ लीजिए क्या होता है। अलॉइंग इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल। यानी कि यदि किसी भी मेटल के प्रॉपर्टी को बढ़ाना है या फिर किसी भी मेटल को जंग लगाने से बचाना है तो आप अलॉइंग कर सकते हैं। अब ये अलॉइंग है क्या? यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका जंग लगने का संभावना घट जाता है, आपका सामान प्रोटेक्टेड रहता है। अब ये पहले आप समझो कि अलॉय क्या होता है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये अलॉइंग क्या होता है। देखिए सिंपल से आप यहाँ पे समझिए अलॉय क्या होता है। अलॉय के बारे में यदि मैं आपको सबसे आसान भाषा में बताऊं तो अलॉय का मतलब होता है कि जब हम लोग दो मेटल को आपस में मिला के या फिर एक मेटल एक नॉन मेटल को आपस में मिला के कुछ नया चीज़ बना देते हैं तो वही हमारा कहलाता है अलॉय। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, आयरन को और कॉपर को हमने पिघलाया और पिघला के दोनों का आपस में मिला दिया, हमने मिक्स कर दिया और मिक्स करके हमने एक नया चीज़ बना दिया। वो जो नया चीज़ बना वो हमारा अलॉय कहलाएगा। सिंपल सा बात है ना। और लेकिन क्या सवाल है कि सर आयरन को और आप कॉपर को मिला रहे हैं तो क्या इन दोनों का मात्रा क्या होना चाहिए? क्या जितना आयरन चाहे उतना मिला सकते हैं? नहीं, इसका मात्रा फिक्स होता है, एक प्रपोर्शन में आप मिलाते हैं। मतलब कि आपको मान लीजिए, सपोज कीजिए कि यदि आप उसमें 4 बाल्टी आयरन मिला रहे हैं तो उसमें आपको 2 ही बाल्टी कॉपर मिलाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बस बता रहे हैं। तो ये प्रपोर्शन जो है ना फिक्स होता है।
अलॉय को बनाने का। एग्जाम्पल भी आगे हम लोग लेंगे, कोई दिक्कत इसमें। तो अलॉय का सिंपल सा मतलब है जब हम लोग दो मेटल को आपस में मिला के या फिर एक मेटल या फिर एक नॉन मेटल को मिला के जब कोई नया चीज़ बना देते हैं तो वही हमारा अलॉय कहलाता है। तो यहाँ पे लिखा गया है एन अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। अच्छा, आपने क्लास 9 में पढ़ा होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि जो आप घोल तो रहे हैं लेकिन वो कंप्लीटली नहीं घुलेगा। लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर में आपने क्या पढ़ा कि आप जो घोल रहे हैं पानी में वो आराम से घुल जाएगा। अच्छा, होमोजीनियस मिक्सचर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो हमारा अलॉय जो होता है बेसिकली एक होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि आप यदि इसमें दो मेटल को आपस में मिलाते हैं तो कंप्लीटली मिल जाता है, कंप्लीटली एक दूसरे में वो घुल जाता है, ठीक है ना। तो वही इसमें लिखा गया था कि एन अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। वही बात है हमने जो कहा कि हमारा अलॉय जो बनेगा, पहला बात तो वो दो मेटल को आपस में आप मिला दो। क्या हमेशा दो ही मेटल को मिला सकते हैं? नहीं, ज़्यादा भी आप मिला सकते हैं लेकिन एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में, या फिर आप चाहो तो उसमें मेटल के साथ नॉन मेटल मिला दो, कोई दिक्कत इसमें। लेकिन जब भी आप इसको मिलाएंगे तो वो कंप्लीटली मिल जाता है, घुल जाता है। तो जो नया सब्सटेंस बनेगा वही हमारा अलॉय कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। अलॉय के बारे में और भी बहुत सारी बातें आपके बुक में कही गई हैं, जैसे देखो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल एंड देन डिजोल्विंग द अदर एलिमेंट्स इन इट इन डिफिनिट प्रपोर्शन। कैसे आप करते हो इसमें? सबसे पहले जिसको आप मिलाना चाहते हैं, आपस में घुलना चाहते हैं, उसको पहले आप पिघलाते हो। पिघलाने के बाद दोनों को आपस में एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में, डिफरेंट प्रपोर्शन में, यानी कि समान मात्रा में आप उन दोनों को आपस में घोलते हैं। और घोलने के बाद उन दोनों को आपस में आप कंप्लीटली मिक्स करके कुछ देर के लिए आप उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं। इट इज़ देन कूल्ड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे आप उसको छोड़ देते हैं ताकि वो क्या हो सके, ठंडा हो सके और एक अपना अच्छा सा शेप ले सके। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन अलॉय इज लेस दैन दैट ऑफ प्योर मेटल। लेकिन यहाँ पे ना अलॉय में देखो, अलॉय का ना एक ड्रॉबैक है तो एक इसका एक एडवांटेज भी है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब हमारा अलॉय तैयार होता है, यानी कि दो मेटल को आपस में मिला के जो है हमारा तीसरा चीज़ कुछ बनेगा, पहली बात तो उसको हम अलॉय कहेंगे। अलॉय का सबसे बड़ा खासियत ये होता है ना, उसमें जल्दी जंग नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसमें दो या दो से ज़्यादा मेटल के प्रॉपर्टी शामिल होते हैं, उसमें पहले जंग नहीं लगता। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या मालूम है? इसका डिसएडवांटेज ये है कि उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी घट जाता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी घट जाता है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपने आयरन, कॉपर और सिल्वर इन तीनों को आपस में आपने मिलाया, एक नया सबस्टेंस आपने बना दिया। वो जो नया सबस्टेंस बना है वो इतना पावरफुल है कि उसको आप हवा पानी कहीं भी रखो उसमें जंग जल्दी नहीं लगेगा। लेकिन वो जो हमारा सामान बना है, अलॉय जो बना है इन तीनों के मिलाने से, उसका सबसे खराब बात क्या है मालूम है? वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट जल्दी नहीं करेगा। मतलब कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी जल्दी पास नहीं होगा। उसका मेल्टिंग पॉइंट हमारा क्या होगा? बहुत लो हो जाएगा। जबकि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन जब आपने एक बार मिक्स कर दिया ना तो वही प्रॉपर्टी उसमें गलत साबित हो जाता है। मतलब कि आप ऐसे आप इसको समझो, कंप्लीट आयरन, केवल आयरन अच्छा कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का वो अच्छा कंडक्टर होता है, कॉपर भी हमारा अच्छा कंडक्टर होता है। लेकिन जैसे आपने उसको एक साथ मिला दिया, जो अलॉय हमारा बना, उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी घट जाता है। मतलब कि वो जल्दी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि क्या अलॉय का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट अच्छा होता है? जवाब है नहीं होता है। लेकिन अलॉय में जो आपने मेटल को मिलाया है, क्या केवल वो सिंगल जब रहेगा तो क्या उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट अच्छा होगा? हाँ, तब होगा। लेकिन जब आप इसको अलॉय में मिला के यानी कि आपस में मिक्स करके अलॉय बना देते हो तो उसका ये चीज़ घट जाता है। यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और सबसे बड़ा इसका एडवांटेज क्या है कि इसमें जल्दी जंग नहीं लगता है। तो यदि आप आपसे कोई पूछे कि अलॉय का एक एडवांटेज बताओ और एक आप डिसएडवांटेज बताओ, तो आप इसमें इसका सबसे पहले एडवांटेज ये बताइएगा कि इसमें जल्दी जंग नहीं लगता। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी घट जाता है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जल्दी कंडक्ट नहीं कर पाता। और मेल्टिंग पॉइंट इसका कम हो जाता है, मतलब कि थोड़ा सा आप इसको हीट देंगे तो आराम से मेल्ट हो जाएगा। ऐसा होता है ये हमारा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल भी हमारा यहाँ पे दिया गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास जो है ना एक अलॉय है
किसके द्वारा बनाया गया? कॉपर और जिंक को मिला के बनाया गया, यानी कि कॉपर और जिंक को एक डिफरेंट प्रपोर्शन में, एक समान मात्रा में मिलाया गया, मिक्स किया गया, और ठंडा कर देने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट बन के तैयार हुआ वो हमारा ब्रास निकला। तो ब्रास हमारा क्या हो गया? एक अलॉय हो गया। लेकिन इस अलॉय को बनाने में कौन कौन ने साथ दिया? कॉपर और जिंक ने साथ दिया। उसी प्रकार से ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए यहाँ पे आपका जो ब्रास तैयार हुआ आपका कॉपर और जिंक से तैयार हुआ, जबकि कॉपर हमारा क्या है? बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने इन दोनों को मिला के ब्रास बनाया, ब्रास का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी घट गया। उसी प्रकार से ब्रॉन्ज को आपने किससे बनाया? कॉपर और टीन से मिला के बनाया, जबकि कॉपर और टीन दोनों हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का अच्छा कंडक्टर है, वो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। लेकिन ब्रॉन्ज जो आपने बना दिया, इसको मिला के जो हमारा अलॉय तैयार हुआ ब्रॉन्ज, क्या वो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो करेगा? नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा अलॉय बनता है उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी घट जाता है, लेकिन अलॉय में जो अलॉय को बनाने में जो हमारे मेटल ने पार्टिसिपेट किया, उसको यदि हम लोग सेपरेट रूप में देखें तो वो हमारा अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का होता है। कोई दिक्कत इसमें? चलो, यही था इसका ड्रॉबैक। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि इसमें जल्दी जंग नहीं लगता है। बट कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट। वही बात यहाँ पे है कि जब आप कॉपर और जिंक को मिला के ब्रास बना रहे हैं और कॉपर और टीन को मिला के आप ब्रॉन्ज बना दे रहे हैं, तो ब्रास और ब्रॉन्ज दोनों का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी घट गया। लेकिन कॉपर का तो हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये अच्छा क्यों है? क्योंकि ये सेपरेट है, अलग आप इस्तेमाल कर रहे हैं तभी। लेकिन जैसे इसका इस्तेमाल करके आप अलॉय बना देंगे, वैसे ही अलॉय का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी घट जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? आगे, सिमिलरली सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ लीड एंड टीन विच हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट। उसी प्रकार से हमारा जो सोल्डर है वो भी एक अलॉय है। किसके थ्रू बनता है हमारा सोल्डर? लीड और टीन के थ्रू हमारा सोल्डर बनता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट हमारा बहुत ही लो होता है। लेकिन जबकि आप सेपरेट अलग करके देखेंगे लीड और टीन का, तो इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा हाई होता है। लेकिन जैसे आपने इसको अलॉय में कन्वर्ट कर दिया, वैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट भी घट गया। अच्छा, यहाँ पे ना सोल्डर का एग्जाम्पल भी दिया गया है। सोल्डर इज यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर। अच्छा, आपने कभी वो देखा है जब हमारे घर में कोई चीज़ टूट फूट जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं? इसका सोल्डिंग करवा लो। सोल्डिंग का मतलब क्या होता है? उसको बेसिकली वहाँ पे ना उसका इस्तेमाल करके हम लोग आपस में उसको जोड़ने का काम करते हैं, तो वही हमारा सोल्डिंग है। सोल्डर से हमारा वर्ड आ गया है सोल्डिंग। कोई दिक्कत इसमें? तो जब आपस में वायर को जोड़ना हो या फिर किसी दो लोहे को आपस में जोड़ना होता है तो हम लोग सोल्डर का इस्तेमाल करते हैं और उसको आपस में हम लोग जोड़ देते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? तो ये हो गया हमारा अलॉय के बारे में। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया अलॉइंग क्या होता है। अलॉइंग का सिंपल सा मतलब है कि आप दो या दो से ज़्यादा मेटल को मिला के या फिर एक मेटल या फिर एक नॉन मेटल को मिला के आप जो एक नया सबस्टेंस बनाते हो वो हमारा अलॉय कहलाता है। और वो सबसे अच्छा खूबी है कि उसमें जल्दी जंग नहीं लगता है। लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है कि उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा लो हो जाता है। किसका? अलॉय का। अब तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यहीं पे इसी क्लास के साथ और इसी टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर कम्प्लीटली खत्म होता है। इस चैप्टर में कहीं पे कोई डाउट रहा आप लोगों को? चलिए, कोई डाउट नहीं रहा तो हम लोग अपने चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर था, थोड़ा सा लंबा भी था। तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों के चैप्टर में कहीं पर भी कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कर लीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए। चूँकि हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये चैप्टर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसमें बहुत सारी बातें, इसमें से ना MCQ बहुत आते हैं। इस बात को ध्यान में रखें क्योंकि MCQ वाला ही ये चैप्टर है पूरा, है ना। क्योंकि कई बार एक्सेप्शन है इसमें, कई बार इसमें आपका अलग अलग प्रकार का अलॉय के बारे में बात हुआ, रिएक्शन के बारे में बात हुआ, कौन किसके साथ रिएक्ट करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, कौन से मेटल को कैसे प्योरीफाई करेंगे, रिफाइनिंग कैसे करेंगे, सारा कुछ इसमें आप लोगों ने पढ़ लिया। तो ये चैप्टर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, कॉन्सेप्चुअल भी है, तो इसको आप बार बार रिवाइज करते रहिएगा। और ज़्यादा नहीं, 4-5 बार आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा ना, तो ये आपका चैप्टर आपके कमांड में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग इस क्लास को कवर करते हैं। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।